अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हुए डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस को स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे पास जो चैप्टर नंबर 18 का पहला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड एंड पीएन जंक्शन। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इस टॉपिक के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक को मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा, पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 17 में हमने पढ़ा है द मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाई इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। तो बेटा सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती कंडक्टर्स की तरह, और उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं होती इंसुलेटर्स की तरह, बल्कि इनके दरमियान में होती है। इस तरह के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास सिलिकॉन आ जाते हैं, जर्मेनियम वगैरह आ जाते हैं। दे ऑल बिलोंग्स टू द ग्रुप फोर्थ। तो ये पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में से बिलोंग करते हैं। सो दीज एलिमेंट्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उतनी ही होती है। तो ये क्योंकि चौथे ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं दीज एलिमेंट हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाई हुई है आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास जो सिलिकॉन की बॉन्डिंग बनाई हुई है। सिलिकॉन्स के जो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने इर्द-गिर्द के बाकी सिलिकॉन्स के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें हर सिलिकॉन ने अपने साथ वाले के साथ बॉन्डिंग करके अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा किया हुआ है। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक इस वक्त ये सिलिकॉन स्टेबल है। तो इसी तरह सारे सिलिकॉन जो हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस तरह देखें तो हर सिलिकॉन ने अपने साथ वाले बाकी एटम्स के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा किया हुआ है। क्योंकि ऑक्टेट रूल के मुताबिक एक एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसी रूल के मुताबिक हर सिलिकॉन इस वक्त स्टेबल हालत में है। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये मुकम्मल तौर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता। अगर आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि कंडक्शन का बायस बनते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर इसकी कंडक्शन कुछ ना कुछ होती है, लेकिन 0 केल्विन के ऊपर इसकी कोई भी कंडक्शन नहीं होती और ये मुकम्मल तौर पे इंसुलेटर बन जाता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। According to octet rule, these all silicon atoms are stable, so they do not have any number of free electrons at 0 Kelvin. So they become insulator at 0 Kelvin. But at room temperature, some of their covalent bond breaks, so they have some free electrons which conduct electricity, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकते हैं। जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी होती तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। By adding impurity we can increase their conductivity. This process is called doping. तो बेटा अगर हमने इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम इनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो जब हम इनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। अब जो इम्प्योरिटी आइटम्स जो हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो कौन-कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास जो है वो 5th ग्रुप में से या 3rd ग्रुप में से लिए जाते हैं। जो इम्प्योरिटी एटम 5th ग्रुप में से लिए जाते हैं, हम उनको डोनर इम्प्योरिटी का नाम देते हैं, और जो इम्प्योरिटी एटम हमारे पास 3rd ग्रुप में से लिए जाते हैं, हम उनको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का नाम देते हैं। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है और इनके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत होती है।
अब हम देखते हैं कि डोपिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम डोनर इम्प्योरिटी को समझते हैं। डोनर इम्प्योरिटी हमारे पास हमने यहाँ पे एक ली है जो कि फास्फोरस एलिमेंट है, ठीक है। तो एक फास्फोरस को जब हमने इस प्योर सिलिकॉन में ऐड किया, तो जब एक फास्फोरस को हम इस प्योर सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो इस तरह की हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। तो ये फास्फोरस जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम इसको इस सिलिकॉन के साथ इस प्योर सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाकी चारों सिलिकॉन के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो किसी भी सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। जब इस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी तो ये इसकी कंडक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लिहाजा इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इम्प्योरिटी ऐड करने से किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स समझते हैं। सो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस बिकम्स फ्री। यहाँ पे जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। एंड फास्फोरस बिकम पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है, जब हमने फास्फोरस को इसमें ऐड किया था तो फास्फोरस न्यूट्रल था और सिलिकॉन स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल था। जब न्यूट्रल को न्यूट्रल में ऐड करेंगे तो ये सारा स्ट्रक्चर न्यूट्रल ही होगा जब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो यहाँ पे इस फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इस फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। फास्फोरस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑन द अदर साइड बाय ऑक्टेट रूल इट इज़ आल्सो स्टेबल। यहाँ पे देखा जाए तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को फ्री तो कर दिया है, लेकिन इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भी हो चुके हैं। इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये मुकम्मल तौर पे स्टेबल हो चुका है। सो ऑन द अदर साइड बाय ऑक्टेट रूल इट इज़ आल्सो स्टेबल। सो हम कह सकते हैं इट इज़ स्टेबल इवन इट हैज़ पॉजिटिवली चार्ज। नाउ इट इज़ कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी हमारे पास कौन सी है, एल्यूमिनियम। तो बेटा जब एल्यूमिनियम को हम इस प्योर सिलिकॉन के अंदर ऐड करते हैं, उसकी इम्प्योरिटी इस प्योर सिलिकॉन में ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हम एल्यूमिनियम जो है वो 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है तो लिहाजा इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 सिलिकॉन से मिलके कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ऑक्टेट रूल के मुताबिक यहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने के लिए होगी, और इस डेफिशिएंसी को हम क्या नाम देते हैं, होल का। तो यहाँ पे हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सो एल्यूमिनियम एटम ट्राई टू ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम के पास एक होल क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने के लिए कोशिश करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो गेन करने की कोशिश करेगा। बिकॉज इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं हुए। इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल नहीं हुए, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी ऑक्टेट रूल के मुताबिक। व्हेन इट ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम्स नेगेटिव चार्ज। जब भी किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। लिहाजा यहाँ पे जब किसी भी जगह से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके पहुँचेगा ये डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। व्हेन इट ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम्स नेगेटिव चार्ज एज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर चुका है, एंड बिकम्स स्टेबल। अब ये स्टेबल भी हो चुका है ऑक्टेट रूल के मुताबिक, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो चुके हैं। ये जो डेफिशिएंसी थी एक इलेक्ट्रॉन के आने से ये कंप्लीट हो चुकी है। सो हम कह सकते हैं इट इज़ स्टेबल इवन इट हैज़ नेगेटिवली चार्ज। हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल तो है लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। नाउ इट इज़ कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो मटेरियल बन चुका है हम इसको पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और इसको हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि होल जो होता है
विज नॉट अ पॉजिटिव चार्ज। होल को आप कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बोल सकते, बट इट बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव ज़रूर करता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है? एज इट ट्राई टू ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रॉन लाइक पॉजिटिव चार्जेस। तो जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। उसी तरह होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। लिहाजा यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है, होल इज़ नॉट अ पॉजिटिव चार्ज बट इट बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज एज इट ट्राई टू ऑक्यूपाई एन इलेक्ट्रॉन लाइक पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट। ठीक है। अब ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें। बेटा यहाँ तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम or silicon is grown in such a way that its one half is doped with a trivalent impurity and other half with a pentavalent impurity। तो जब भी आप एक सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल को इस तरह डॉप करें कि इसके वन हाफ के ऊपर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें और बाकी हाफ के ऊपर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तो हमारे पास जो मटेरियल बन के आएगा इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोई हम सिलिकॉन या जर्मेनियम का हमारे पास क्रिस्टल है, इसके वन हाफ को हमने एन टाइप यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसके वन हाफ के ऊपर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी है और बाकी हाफ के ऊपर हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल इसकी तरह बिहेव कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसके होल में चला जाएगा। यहाँ पे होल्स हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस तरफ होल्स हैं और इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं इधर से मूव करके यहाँ पे होल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो पीछे कौन सा चार्ज बच जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाएगा तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज तो होगा, इसके बावजूद ये स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज तो होगा लेकिन इसके बावजूद ये क्या होगा? स्टेबल होगा। यही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस तरफ मूव तो कर रहा है, मूव तो कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे पीछे कौन सा चार्ज बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी मूव कर जाएगा, तीसरा, चौथा, ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे और पीछे कौन सा चार्ज पीछे कौन सी लेयर बन जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की स्टेबल लेयर बन जाएगी। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे जा रहे हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे जा रहे हैं होल्स की तरफ, होल्स को फिल तो कर रहे हैं लेकिन ये उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। यही बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी, इट इज़ स्टेबल इवन इट हैज़ नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की लेयर बनती जाएगी, स्टेबल लेयर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबल लेयर बनती जाएगी। अब ये जो लेयर स्टेबल हो चुकी है, 9 को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 9 के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे। लिहाजा ये जो लेयर बनेगी ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टॉप कर रही है, लिहाजा इसलिए हम इस लेयर को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो स्टेबल लेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के दरमियान एक स्टेबल लेयर बन जाती है। दिस स्टेबल लेयर डुप्लीट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप द मोशन ऑफ फर्दर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को ये रोक देगी। सो इट इज कॉल्ड डुप्लीशन रीजन या फिर पीएन जंक्शन, या इसको डुप्लीशन लेयर का भी नाम दिया जा सकता है। तो बट अब हम इसकी पढ़ेंगे बाइसिंग। बाइसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड बाइसिंग। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने को हम क्या बोलते हैं? बाइसिंग का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो बेटा बाइसिंग भी दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। पहली हमारे पास टाइप होगी फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी हमारे पास टाइप होगी रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है? इट इज़ द टाइप ऑफ बाइसिंग इन विच पी टाइप इज कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव टर्मिनल वाइल एन टाइप इज कनेक्टेड विद अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग।
तो फॉरवर्ड बाइसिंग वो बाइसिंग होती है जिसमें हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह की जो बाइसिंग होती है हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम देते हैं। अब यहाँ पे भी याद रख सकते हैं, पी से पॉजिटिव, पी को पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव के साथ, एन से नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। तो इस तरह की बाइसिंग को हम क्या नाम देंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग। इन दिस केस डुप्लीशन रीजन जो है या डुप्लीशन लेयर बिकम्स नैरोड। इस केस में जो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो हमारे पास शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था ये होल्स भी पॉजिटिव के तौर पे बिहेव करते हैं, तो ये पॉजिटिव जो है ना वो पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, तो ये इस तरह मूव करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन भी इस तरह मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये लेयर जो है वो हमारे पास बारीक यानी नैरो होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन या लेयर बिकम्स नैरोड टिल इट ब्रेक्स फॉर 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। यानी सिलिकॉन अगर ये क्रिस्टल सिलिकॉन का बना हुआ है तो इसकी डिप्लीशन रीजन 0.7 वोल्ट पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर यही क्रिस्टल जो है वो जर्मीनियम का बना हुआ है तो इसकी जो डिप्लीशन रीजन है वो 0.3 वोल्ट पे ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, आर एफ से हम इसको जाहिर करेंगे। एफ से मुराद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से जाहिर किया हुआ है इसको, जिसका मतलब यह है कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल, इसकी रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइसिंग में बहुत कम हो जाती है, सच दैट इट बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ये बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देता है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ना होने के बराबर हो जाती है। बाय ओहम्स लॉ अगर हम इसकी रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखें तो आर एफ जो है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बराबर होगी पोटेंशियल डिफरेंस ओवर चेंज इन करंट। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 0.7 वोल्ट से पहले जो है वो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से इंक्रीज़ की है तो करंट एकदम से शूट कर जाएगा और करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बेटा अब हम देखेंगे रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ बाइसिंग in which p type is connected with a negative terminal while n type is connected with a positive terminal of a battery। तो बड़े इसमें देखना है कि हम इसमें पी एन जंक्शन को बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट करेंगे कि इसका जो पी टाइप है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और एन टाइप जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। इस तरह की बाइसिंग को हम नाम देते हैं रिवर्स बाइसिंग। इन दिस केस जो डिप्लीशन लेयर है या डिप्लीशन रीजन है वो बिकम्स लार्ज। इसमें जो डिप्लीशन रीजन है वो कम होने की बजाय क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्योंकि होल जो है वो पॉजिटिव के तौर पे बिहेव करते हैं, तो इन होल्स को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये इस तरह मूव करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से दरमियान में जो लेयर है वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगी। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बिकम्स लार्ज सो रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। तो रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कब? फॉरवर्ड बाइस में हमने देखा था रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। इफ़ वी इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज, अगर हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू कर दें, जो स्मॉल रिवर्स करंट है वो क्विकली राइजेज टू इट्स सेचुरेशन या मैक्सिमम वैल्यू, वो फ़ौरन अपनी सेचुरेशन वैल्यू को अटेन कर लेता है। यहाँ पे हमें ग्राफ में भी नज़र आ रहा है, जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज, इस तरफ रिवर्स वोल्टेज है, तो इस ग्राफ में भी हमें नज़र आ रहा है जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, इस तरफ रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे फ़ौरन ही ये जो करंट है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। उसके बाद आप वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं लेकिन करंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती। लेकिन एक ख़ास पॉइंट के ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उसमें सर्किट हमारे पास जल जाता है, सर्किट ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। बट एट अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज द सर्किट ब्रेक डाउन, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका ग्राफ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद लास्ट पे है जी सिंबल फॉर डायोड। अब इस डायोड का सिंबल क्या होता है? इस डायोड का सिंबल जो है वो हमारे पास, इस डायोड का जो सिंबल है वो हमारे पास एक एरो शेप से जाहिर किया जाता है, जिसके एरो के सामने एक छोटी सी लाइन लगी होती है। जिस तरफ ये एरो हेड होता है उस तरफ एन टाइप होता है, जिस तरफ एरो की टेल होती है उस तरफ हमारे पास पी टाइप होता है। तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक था सेमीकंडक्टर डायोड एंड पीएन जंक्शन। इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।